बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं मुर्तज़ा भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुर्तज़ा भट्टी ऑफिशियल। और आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूं वो शख्सियत ज़राअत के महकमे में इनका एक बहुत बड़ा नाम है और सरकारी तौर पर एक बहुत बड़े ओहदे पर फाइज है। सेक्रेटरी पंजाब हैं ज़राअत के, जनाब साकिब अतील साहब आज मेरे साथ मौजूद हैं। उनके साथ आज ज़राअत के हवाले से बहुत सारी डिस्कस करेंगे। बहुत से सवाल आते हैं जो किसान भाई अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि जी गवर्नमेंट ये काम क्यों नहीं कर रही, ये क्यों नहीं कर रही। तो आज वो तमाम सवाल आते हैं इंशाल्लाह वो साकिब अतील साहब के साथ डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं साकिब अतील साहब के साथ और वो तमाम आपके जो सवालात हैं वो उनके साथ उनसे पूछेंगे ज़राअत के हवाले से और वो उनके जवाब देंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि बतौर सेक्रेटरी ज़राअत हमारी जो गवर्नमेंट है वो ज़राअत की तरक्की के लिए इस वक्त पाकिस्तान में या हमारे पंजाब में क्या कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये इंटरव्यू करने के लिए मुझे इसमें इनवाइट किया है। जहाँ तक एक बात ध्यान में रखिए कि गवर्नमेंट जो भी होती है ना, उसे पता होता है कि हमारे ये मतलब हमने हमारा जो मुल्क है वो कैसे चल रहा है, उसको हमने किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना, प्रायोरिटीज़ का फ़र्क सिर्फ आ जाता है। कहीं पे प्रायोरिटी आ जाती है बिजनेस, कहीं पे आ जाएगी आपकी इंडस्ट्री, कहीं पर आ जाएगा आपका एग्रीकल्चर। इस वक़्त जो सेटअप है या पिछले कुछ सालों से हमें यही समझ आया है पूरी दुनिया में कि हमारा जो मुल्क है वो बेसिकली एग्रेरियन कंट्री है, एग्रीकल्चर है, हमारी बेस एग्रीकल्चर है। अगर हमारी इकोनॉमी का 18 से 20% जो जीडीपी का हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से आता है। अब इसके लिए फिर मुख्तलिफ स्टेप लिए जाते हैं। स्टेप्स ये हो सकता है कि वो स्टेप्स उतने ज़्यादा ना हों जितने रिक्वायर्ड हों, लेकिन मैंने आपको कहा ना जैसे प्रायोरिटीज़ होती हैं, फिर ये भी देखना होता है कि उन प्रायोरिटीज़ में कौन-सी चीज़ कहाँ पे आ रही है। अभी इस वक़्त अगर मैं बात करूँ इस साल के 2023 की बात करें, तो आपको पता होगा कि पूरी एक कैम्पेन लॉन्च की गई कॉटन के लिए, कि कॉटन की क्रॉप मैक्सिमम सोइंग की जाए। चूँकि पिछले साल फ्लड्स की वजह से और पिछले बल्कि 10-12 साल से कपास की फसल हमारी डिक्लाइन कर रही थी और इसमें हुकूमत को प्रॉब्लम था। जब ये साउथ पंजाब सेक्रेटेरिएट बना तो जब मैंने इधर बतौर सेक्रेटरी चार्ज लिया, हमारी नंबर 1 प्रायोरिटी कपास थी। हमने 2 साल इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मॉडल इंट्रोड्यूस कराया, तीसरा साल उसका चल रहा है। इसके अलावा हमने इंश्योर किया, अब इस साल की अगर हम बात करें कि सीड टाइम लोगों को पहुँचे घर, वो हमने सेंटर बना दिए हर तहसील में। उसके अलावा हमने ये किया कि वहाँ पर पेस्टिसाइड्स की फराहमी उन सेंटर्स पे की। वहीं पर हमने उनको फर्टिलाइज़र की फराहमी की। ये हमने एक स्टेप लिया। फिर हमने पानी का, चूँकि मसला आपको पता, सोइंग बगैर पानी के हो नहीं सकती थी। फिर हमने अपर पंजाब बात करके नॉर्थ एरिया का पानी साउथ में हमने फराहम किया, क्योंकि आपको पता है कपास 94% हमारी साउथ पंजाब में होती है, बाकी 6% अपर में होती है। टोटल पाकिस्तान का 70% कपास पंजाब प्रोड्यूस करता है। तो ये इस सिलसिले में एफर्ट्स की गई। इसके अलावा हमने 2000 स्टूडेंट्स को हमने हायर किया कॉटन कैंपेन के लिए, ताकि हर किसान को उसको प्रॉपर एडवाइस मिल सके। उन स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग प्रोफेसर से, यूनिवर्सिटी से कराई गई। उन्हें हमने ये सिखाया किस तरह पेस्ट स्काउटिंग कैसे करनी है। उन्हें हमने ये बताया एडवाइस में क्या आपने बताना है, क्या चीज़ें, कब पेस्टिसाइड की ज़रूरत है, कब फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कब पानी की ज़रूरत है। ये सारा ऑलरेडी पढ़ पढ़ भी रहे थे वो, क्योंकि वो ग्रेजुएट थे या ग्रेजुएशन कर चुके थे, लेकिन स्टिल हम हमारे ख्याल में उनको तजर्बे की कमी थी। उसका डबल इम्पैक्ट हुआ कि पूरी की पूरी 1800 या 2000 स्टूडेंट जितने भी हमारे पास आए, 2000 मांगे थे, पूरे तो नहीं हुए, 1500-1600 आए। उन सबको फील्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपीरियंस हुआ, ताकि आने वाले वक्त के लिए इम्पोर्टेंट। फिर हम मशीनों पे सब्सिडी दे रहे हैं, फिर हम फर्टिलाइज़र पे की सब्सिडी दे रहे हैं। तो ये सारा गवर्नमेंट के प्लान है। और अब इस वक्त जो आपके सामने शुगर केन है उस पे है, लेकिन हमारा मेन फोकस ऑयल सीड पे है। ऑयल सीड पे सब्सिडी दी जा रही है। अभी व्हीट, अब गंदम की बात करें, गंदम हमारी एक किस्म की फूड सिक्योरिटी लाइन है, हार्ड लाइन है। हमें हमारी पॉपुलेशन जिस रफ्तार से बढ़ रही है उस रफ्तार से हमारी गंदम पैदा नहीं हो रही। ये इस साल अभी हमने टारगेट, जो हम बात करें तो टारगेट हम अचीव कर चुके हैं। आज की तारीख अगर हम बात, दिसंबर का फर्स्ट वीक है, इस वक्त तक हम टारगेट अचीव कर चुके हैं। हमारा साउथ पंजाब में 6.4 मिलियन एकड़ पे कपास लगनी थी, हम 6.7 मिलियन एकड़ पे लगा चुके हैं। इसके अलावा हमने अभी ताज़ा तरीन, हमें जो भी हमारी दालें हैं, हमारे जो बारानी एरियाज़ हैं, उन पे फोकस, यानी कि आप ये देखें हर हर तरह तरीके से हुकूमत की पूरी कोशिश है कि
इस तरह के काम किए जाएँ कि इनपुट कॉस्ट कम हो और प्रोडक्शन जब आए तो ज़्यादा प्राइस। अब देखिए पिछले साल कॉटन की प्राइस 5,700 रुपये थी, इस दफ़ा 8,500 है। अगर एंड पे आके प्रॉब्लम हुआ कि वो प्राइस नहीं किसानों को पूरी मिल सकी, लेकिन जितना वो शानदार उसका मेथड था, उसको जिस लेवल पे लेकर गई गवर्नमेंट, अगर हमारे ख्याल में, मैं मतलब अगर फैसले में हम साथ थे, तो थोड़ा सा ये हायर साइड पे प्राइस थी, लेकिन फिर भी ये दी गई और जब मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हुआ इसमें। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से लोगों के लिए जो ये खाद है, इसके हवाले से मुझे बताया कि खादों का बहुत इशू हो रहा है, ब्लैक में खाद बिक रही है। गवर्नमेंट इस पर क्या कर रही है? लोगों को खाद के हवाले से आपको पता है गंदम की काश्त चल रही है, तो खाद का बहुत ज्यादा ये है कि लोगों को डीएपी नहीं मिल रही, दीगर जो खादें हैं वो जो सरकारी आपका गवर्नमेंट की तरफ से राइज किया हुआ रेट है उस पर नहीं मिल रही। देखिए इसमें डीएपी का इशू नहीं है, इस पर इशू है यूरिया का। यूरिया की 3-4 वैरायटीज़ हैं। जो सबसे कॉमन वैरायटी है, जो इजीली एक्सेसिबल है, वो 3500 3400 3500 के राउंड अबाउट है, तो उसकी प्राइस है। तो किसान प्राइस के पीछे भागता है। थोड़ी सी अगर आप देखें उसमें, जो कोटेड है, नीम कोटेड है, या ज़बरदस्त है गवार या है यूरिया या गवारा है, ये कुछ इस तरह की इसके डिफरेंट आप कह सकते हैं कि टाइप्स हैं, ये भी यूरिया की टाइप्स हैं, जिसका बेनिफिट ज़्यादा है। अभी मतलब आप नीम कोटेड पे जाएं तो वो नीम का भी उसमें इम्पैक्ट होता है, वो आपकी ज़मीन को भी ज़्यादा दरखेज़ करती है। इस तरह गवारा है, वो स्लो रिलीजिंग होती है, क्योंकि होता ये है कि यूरिया जब डालते हैं तो 80% खाद, बल्कि तमाम खादें हमारी जितनी भी हम डालते हैं, 80% आपकी ज़ाया हो जाती हैं, 20% इस्तेमाल होती हैं। तो हम जो अभी जिस कैंपेन पे हम प्रैक्टिकल लोगों को बताते हैं कि एक ही दफ़ा में सारी खाद ना डाल दी जाए, थोड़ी-थोड़ी करके डालें, क्योंकि ज़ाया हो जाएँगी ज़्यादा हिस्सा। अब किसान, अब फ़र्ज़ करिए हम कहते हैं कि आपने एक बोरी डीएपी डालनी है, तो डीएपी शुरू में डालें, उसका बेनिफिट है। कुछ अगर नहीं डाले, कुछ अगर शुरू में डाल लें, कुछ पहले पानी में डाल लें 2 ऐसे करके, उसका ज़्यादा बेनिफिट है। इसा यूरिया है, यूरिया एक ही दफ़ा आप डालेंगे तो वो ज़ाया हो जाएगी। आप इसे 2 ती को 3 पानी लगते हैं तो 2 पानियों में डाल दें, मतलब इस तरह करके इसे इस्तेमाल कर लें, तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, उसकी आप यूटिलाइज़ेशन बढ़ जाती है। लेकिन होता ये है कि हमारे यहाँ मतलब हमें खाद तो ज़ाहिर है हर महीने पैदा होनी है ना, कि हर महीने पैदा हो रही है, आ रही है, फिर हर ज़िले में आ रही है, कुछ थोड़ी बहुत हमारा पैटर्न चेंज होने की वजह से, जिसमें मतलब मकई बढ़ गई, जिसमें आलू का कल्टीवेशन बढ़ गई, राइस 2-2 फसलें आनी शुरू की, थोड़ा-सा डिसबैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ है कि उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई है, उस तेज़ी से सप्लाई उतनी नहीं होती। लेकिन उसके बावजूद जो पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में आती है, उसमें थोड़ी बहुत शॉर्ट होती, ज़्यादा नहीं होती। लेकिन होता क्या है, फ़र्ज़ करें, अब मतलब मैं अगर भावलपुर डिस्ट्रिक्ट के की बात करूँ, तो हमारे फ़र्ज़ करें कि अगर 38,000 वहाँ पे महीने की शॉर्टेज है, या 30,000 शॉर्टेज है, तो वो शॉर्टेज को लोग पैनिक में चले जाएँगे कि पता नहीं इसके बाद आएगी कि नहीं आएगी। उसे हम कहते हैं पैनिक परचेज़। और ये मैंने अमेरिका में भी देखा है कि अगर वहाँ पे तूफ़ान आने वाला होता था ना, जब वो आते रहते थे, बड़े-बड़े तूफ़ान आते थे, उससे 1 हफ़्ता पहले ना मार्केट में चीज़ें शॉर्ट हो जाती थी। वजह क्या होती थी? लोग ज़्यादा परचेज़ करते थे कि पता नहीं अब ये कितना दिन कितना अरसा रहेगा? ठहरेगा। और यहाँ भी एक इम्प्रेशन होता है कि पता नहीं कितना अरसा शॉर्ट रहेगी। सब किसानों को पता होना चाहिए कि ये चलती रहती है खाद, हर फैक्ट्री ने बनानी है, फील्ड में आनी है। ये बात मैं नहीं कहता कि स्मगलिंग नहीं होती होगी, आपका ये सवाल उसमें होती है किसी हद तक, लेकिन मेनली जो हमारा फोकस होता है कि जो हमारे पंजाब के जिस ज़िले में इतनी आती है, पूरा सिस्टम हम उसे ट्रैक करते हैं कि वहाँ से चली, कितनी खाद कहाँ पे पहुंची, किस डीलर के पास आई, आगे उसके डीसी एसी सबके पास वो सिस्टम मौजूद है, हमारे ऑफिसर के पास मौजूद है। और फिर उसके बाद फिर अगर वायलेशन होती है, जो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, महंगी बिकती है, फिर वहाँ हैवी फाइन्स किए जाते हैं और अच्छे खासे किए जाते हैं। अगर एफआईआर दी जाती हैं और बड़ा एक्शन किया जाता है, कमी नहीं की जाती। लेकिन वो बदकिस्मती से दो किस्म के एंगल होते हैं कि डीलर भी कुछ वो हवस के मारे कुछ छुपा लेते हैं ताकि मैक्सिमम प्राइस करके बेचे। कुछ हमारे किसान भाई भी पैनिक परचेज का शिकार होकर ज़्यादा परचेज करते हैं, जिसकी वजह से डिमांड और सप्लाई बुरी तरह डिस्टर्ब होती है। थोड़ी बहुत शॉर्टेज तो डेफिनेटली होती है, इतनी नहीं होती कि वो इतना पैनिक में जाके इतनी ज़्यादा मतलब परचेज कर लिया जिससे पूरा बैलेंस ख़राब हो जाए। और इसको अभी हम देख रहे हैं कि सिस्टम को इम्प्रूव कैसे करें, क्योंकि इसके प्राइस कंट्रोल हमारे पास नहीं है। इसका प्राइस कोई ये उसमें शामिल नहीं होता जहाँ पे हम प्राइस इसको हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें लॉट ऑफ थिंग्स होती हैं, कितना उसका खर्चा क्या आ रहा है, इनपुट कॉस्ट क्या आ रही है। तो जो खाद फैक्ट्री है वो अपनी प्राइसेस खुद देते हैं,
उसको हम हमारी कोशिश होती है कि उसी को इन्फोर्स किया जाए। तो उसमें जहाँ वायलेशन होती है उसमें हमने ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का डायरेक्शन दी हुई है, और हमारे ख्याल में ऐसे इतनी शॉर्टेज है नहीं जितनी पैनिक है। ठीक है। अच्छा सर, इसके अलावा आपको पता है कि पानी जो है वो ज़राअत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, पानी के जो ख़ास तौर पर हमारा जो जनूबी पंजाब है, इसमें कह रहे हैं जो 6 माह चलती हैं। अच्छा, फिर उस 6 माह को जो पूरा करने के लिए जिस वक़्त हमें पानी की ज़रूरत होती है, तो हमें उसमें डेफ़िनेटली हमें बिजली का इस्तेमाल करना पड़ता है, ट्यूबवेल इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ट्यूबवेल को ले लें तो बिजली के निर्ख इतने ज़्यादा हैं कि किसानों की कमर तोड़ दी है उसने। अगर डीज़ल को ले लें तो फिर डीज़ल की प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो इन किसानों के लिए आपने ना बिजली में कोई सब्सिडी कराई, ना आपने डीज़ल में या ऑयल में कोई सब्सिडी कराई। इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही इसमें दो तरह से सवाल का जवाब दिया जा सकता है। एक तो ये कि क्या सब्सिडी होनी चाहिए, नंबर टू होनी चाहिए तो किस हद तक होनी चाहिए। जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है, वैसे तो आज तक दुनिया में ये मामला भी देखा गया कि कोई मामला सब्सिडी ने मुकम्मल तौर पे हल नहीं किया। दूसरा प्रॉब्लम सब्सिडी में आता है कि टारगेटेड नहीं रहते। फर्ज करें हम फर्टिलाइजर पे जैसे सब्सिडी देते हैं, लोग टोकन ले आते हैं, जो भी सिस्टम चल रहा है, तो लाजमी नहीं कि फार्मर तमाम तक पहुंचती हो, दरमियान में कई गड़बड़े होती हैं, कई जगह वो खा लिया था। अच्छा, अब जहाँ तक बात है बिजली की सब्सिडी की, हमें इस वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि हम बदकिस्मती से उस लेवल पे चले गए हैं जहाँ पे हम पूरी तरह पाबंद हैं आईएमएफ के। अगर हम इस पे सब्सिडी देते हैं तो आईएमएफ उसे नहीं एक्सेप्ट करती। हमें इस पे देखना पड़ेगा कि हम किस तरह इसको आगे लेके चलें। अलबत्ता दूसरा एंगल इसका सवाल का जवाब ये हो सकता है कि जो हमारा कल्टीवेशन मेथड्स हैं वो सही नहीं है। हम इस पे बहुत काम कर रहे हैं। हमने अभी अपने तमाम फॉर्म पे इस तरह के तरीके हम अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे पानी का इस्तेमाल कम हो। अब मसलन हमारे यहाँ क्या होता है कि जी हमारा खेत है, उसमें पानी आया तो हम वाराबंदी है, अवारा आया तो पानी लगा दिया। हम ये नहीं देखते कि पानी की ज़रूरत है फसल को नहीं। अब आप भी ज़िम्मेदारा करते हैं, हम भी करते हैं, बचपन में भी हम देखते थे। वो बचपन में मैं देखता था, उससे तो खैर हमें समझ नहीं आती थी कि पानी अगर लगाया, अगर खेत बैलेंस नहीं है, अभी भी आप फील्ड में देखें, हमारे सारे किसान भाइयों को रोज़ का हर साल का एक्सपीरियंस होता है। अगर खेत का लेज़र लेवल नहीं है, तो कहीं पे फ़र्ज़ करें कोई ऐसा टुकड़ा है दरमियान में 20-25 फुट का जो ऊँचा है, तो वहाँ पानी पूरा नहीं जा रहा और बाकी जगह पानी भर के जा रहा है, तो आप देखेंगे वो ऊँचे टुकड़े पे अच्छी गंदम होगी। है? जहाँ पानी पूरा जहाँ पानी पूरा नहीं हो रहा, कम क्यों होगी अच्छी? क्योंकि पौधे को उतनी ज़रूरत नहीं है पानी की। हम करते हैं फ्लड वाटरिंग। अब हमारा आम है, आम के पौधों की अचानक सडन डेथ, डाई बैक की बीमारी जो होती है, अचानक डेथ होने की, या उसकी जड़ें गल जाती हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि हम उसे पानी बहुत ज़्यादा डालते हैं, और पानी है भी डबल अप्रूव इसका। बागात का पानी ज़्यादा होता है, जी। हम पूरी तरह डाल देते हैं भर के, उसकी वजह से जड़ें गल जाती हैं, पौधे खड़े खड़े मर जाते हैं। यही अच्छा, उसके बाद ज़्यादा पानी की वजह से फ्रूट फ्लाई का अटैक ज़्यादा होता है। अब इसको कई तरीके हैं इससे, मतलब आपका प्रोग्राम दोनों कितना लेंथी है, क्योंकि सिर्फ इस एक बात पे पूरा घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम चाहिए कि पानी को यूज़ कैसे इसको सेव किया जा सकता है। हमने जो एक तो हमने ड्रिप इरिगेशन, हमने को 7,000 एकड़ पिछले साल, बल्कि 11,000 एकड़, 11,000 एकड़ पे हमने ड्रिप इरिगेशन करा के उन इलाकों में बागात लगवाए हैं साउथ पंजाब में जहाँ पानी शॉर्ट है और डेजर्ट्स हैं, क्योंकि वहाँ तो मजबूरी है। बाकी इलाकों में हम ये समझते हैं कि अगर आप रेज्ड बेड के ऊपर कल्टीवेशन करें और फरोज में पानी लगाएं तो आपकी क्रॉप्स बेहतर होंगी, पानी का इस्तेमाल भी कम होगा। थोड़ा सा शुरू में टेक्निकल होता है, कुछ पानी का सीपेज का इशू। वंस यू बिल्ड मेक द बेड रेज बेड्स, तो पट्टियां बन जाती हैं, फिर वो मुश्किल चलती हैं, आप पानी लगाते जाएं और फसलें उसमें उठाते जाएं। दैट ईजियर वे होता है। एक हम देखते हैं मैकेनिकल, अगर सिस्टम में देखें स्प्रिंकलर, हम ये भी हमने कई ट्राई कर चुके हैं, हमारे बहुत से लोग जो फार्मर हैं प्रोग्रेसिव, कि स्प्रिंकलर से आप 100 एकड़ या जितना भी चाहे मशीन बनाने की बात होती है, आराम से आप ऊपर से पानी फेंक के फसलें कर सकते हैं। दुनिया में पानी, ये इवन शबनम जो गिरती है उसको भी बतौर इरिगेशन इस्तेमाल किया जाता है। हम अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे। तो बुनियादी तौर पे पानी, एक तो हमें सबको समझना चाहिए कि पानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमोडिटी है हमारी सर्वाइवल के लिए। हम
पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। जिस तरह हम नहीं रह सकते, इसी तरह हमारी क्रॉप्स पानी के बगैर ना उग सकती हैं, ना बढ़ सकती हैं, ना डेवलप हो सकती है। हमें करना ये पड़ेगा कि हम कम से कम पानी को यूज़ करें और मैक्सिमम प्रोडक्शन लें। और ये जो हम फ्लड इरिगेशन करते हैं, ये मोस्ट डेंजरस है। इवन हम देखें, हमारा जो गन्ना है उसमें बहुत ज़्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। हम शुगर अपने इसमें राइस में, चावल में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इवन कपास में करते हैं। हम ये नहीं देखते कि उस पानी का नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है। दो तरह का स्ट्रेस आता है पौधों पे, मतलब कपास पे खास और बाकियों पे। कपास पे खास तौर पे हमने ऑब्जर्व किया कि पानी शॉर्ट हो तब उसका स्ट्रेस आता है, पानी ज़्यादा हो तब स्ट्रेस आता है। दोनों सूरतें डेंजरस हैं। पानी उस वक्त पौधों को दें जब वो मांगे। अब वो मांगे कैसे, अब ये सादा सा विविधा सबको पता लग जाता है। सेकंड टाइम आप फील्ड में जाएं और आप देखें, अगर पत्ते उसके मुड़ने शुरू हो गए हैं, वो विल्टिंग की तरफ जा रही है ना, जब जो खराब भी आपकी, उससे पानी की ज़रूरत होती है। हम क्या करते हैं, वारा आ गया चल लगा दो। तो हमें किसानों को भी इस पे देखना पड़ेगा कि किसान इसको प्रॉपर करें। और बेहतरीन तरीका जो हम अभी अपने फ्रेंडली स्पीकिंग अपने फार्म्स पे देखा है, सरकारी फार्म्स पे मुख्तलिफ तजर्बात करके, कि अगर हम 42 इंच के बेड, क्योंकि 42 इंच का ट्रैक्टर होता है, छोटे भी बेड बना सकते हैं। मतलब पानी का मसला, तब छोटे 18 इंच के बना लें, वो मशीनें आम मौजूद हैं। तो बेड्स बना के उनके ऊपर एक कल्टीवेशन करते हैं, उनकी फरोज में पानी चलता है, तो वो पानी की यूटिलाइजेशन 30% तक कम हो जाती है। तो इस तरह करके हम बचा सकते हैं। अदरवाइज आप बिल्कुल सही कहते हैं, अगर लोग पानी बचाने की तरफ नहीं जाएंगे, इस तरह बागात है उसमें भी ऐसे ही करें, नहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आप जब ट्यूबवेल चलाएंगे तब आपकी बिजली का बिल ज़्यादा आएगा, ट्रैक्टर के साथ चलाएंगे डीजल ज़्यादा आएगा। और नहरों में तो पानी ज़ाहिर है पूरा साल तो रह ही नहीं सकता ना हमारे पास। देखें ना पानी का पैटर्न क्या, फ्लड कभी आगे, जब फ्लड नहीं आते तो नॉर्मली पैटर्न ऐसे होते, कुछ सिशमाई होती हैं नहरें। अगर हम पानी सेव करना शुरू कर देंगे तो उन इलाकों में भी चला जाएगा जहाँ पे पानी नहीं जाता, जहाँ पे अभी कल्टीवेशन नहीं हो रही। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने मेरे इन सवालात के जवाब दिए। जी, तो जैसा कि आपने देखा कि आज हमारे साथ सेक्रेटरी ज़राअत साकिब अतील साहब थे। साकिब अतील साहब ने बहुत ही अच्छे तरीके से मेरे सवालात के जवाब दिए और मैं तो ज़ाती तौर पर काफ़ी इनके जवाबात से मुत्तफिक हुआ और कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह आप जो लोग सुनते हैं, आप भी इनकी बातों पे अमल करेंगे और अगर आप इनकी बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह हमारी ज़राअत तरक्की भी ज़रूर करेगी और हमारी ज़राअत इंशाल्लाह पूरे पाकिस्तान की, जो जैसा कि रीढ़ की हड्डी है, तो ये इंशाल्लाह रीढ़ की हड्डी भी साबित होगी और हमारी इकॉनमी को भी मजबूत करेगी। तो इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि आने वाली मेरी तमाम वीडियोस आप तक आ सके। जिन दोस्तों ने ऑलरेडी पहले सब्सक्राइब किया हुआ है वो लाइक कर दें। तो इजाजत चाहूंगा इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके जान माल और रिस्क में इजाफा फरमाए। इजाजत दे, अल्लाह हाफिज।